वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो किन के लिए होने वाली है। सबसे पहले उन लोगों के लिए होने वाली है जो आर्किटेक्चर के अंदर अपनी सैलरी को 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना करवाना चाहते हैं। मतलब सेम ईयर के एक्सपीरियंस के लोग अपनी सैलरी को डबल करवाना चाहते हैं। वो इस वीडियो को देखें पूरी लास्ट तक, या फिर वो लोग देखें जिनको कि बिम के बारे में जानना है, बिम का स्कोप जानना है, बिम की इंडस्ट्री के बारे में जानना है, वो लोग इस वीडियो को देखें। इंडिया कहाँ पर लाई करता है पूरे वर्ल्ड के सामने, वो लोग इस वीडियो को देखें। प्लस थर्ड, वो लोग देखें जिनको कि मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट में कि रेविट क्यों अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्यों सीखना चाहिए, क्यों इससे सैलरी बढ़ती है, या फिर क्यों रेविट सीखने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था, वो लोग इस वीडियो को देखें। मतलब ये 3 टाइप के लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, ऐसी नॉलेज कोई नहीं देगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद इनके इंडस्ट्री वालों से बात की है, तब मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से रिसर्च किया है तो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ, नहीं। इनके इंडस्ट्री वालों से बात की है, कंसल्ट किया है, तो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करते हैं एक एक। सबसे पहले समझिए कि मैंने आपको जो है वो रेविट क्यों बोला सीखने के लिए, ठीक है। हमने पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने पूरी जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 जो है मैंने वीडियो बनाई, और ये जो है उसका पार्ट 3 चल रहा है, ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये वर्क करता है, ये इनिशियल हो जाता है एक इंडस्ट्री का जो कि है बिम इंडस्ट्री, ठीक है। मैंने इसी इंडस्ट्री को आपको इंट्रोड्यूस करवाया था उन दोनों पार्ट में, ठीक। कि जब आप रेविट सीखते हो तो एक तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हो बिम की तरफ, ठीक है। क्योंकि बिम जो इंडस्ट्री है ना, उसमें एक सॉफ्टवेयर है रेविट जो कि आपको उसकी तरफ लेके जाता है। वैसे इसके लिए और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि आर्किकैड भी है, ठीक है। मतलब 2-3 सॉफ्टवेयर्स और हैं, उनको अभी बात नहीं कर रहे, उनको डिस्कस नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें थी जो हमारी रह गई थी, जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी लेकिन कंप्लीट नहीं की थी, उनको समझते हैं। सबसे पहले समझिए 2D को, ठीक है। बिम के अंदर ना आप 2D डिज़ाइन कर सकते हो, आप 3D डिज़ाइन कर सकते हो, आप 4D डिज़ाइन कर सकते हो, आप 5D डिज़ाइन कर सकते हो, आप 6D डिज़ाइन कर सकते हो, आप 7D डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे पहले समझिए कि 2D तो आपकी प्लानिंग हो जाती है, जो कि आपकी X एंड Y एक्सिस पर होती है, ठीक है। ये तो आपकी वो प्लानिंग हो गई जो कि आप करते हो, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे कर लेते हो, ड्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका 3D। 3D में क्या करते हैं, बस हम हाइट ही तो इंक्लूड करते हैं ना, एक हाइट दे देते हैं। इसी 2D प्लान का जब हम हाइट दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ये 3D हो जाता है, ठीक है। जिसमें कि आप बोल सकते हो कि Z एक्सिस हमने ऐड कर दिया, ठीक। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इनका जो ये 3D होता है ना, मतलब हम जो 3D बनाते हैं, ठीक, तो हम उससे सिर्फ और सिर्फ रेंडरिंग करते हैं। मतलब रेंडरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए या खुद समझने के लिए। लेकिन जो बिम की जो 3D होती है, बिम का जो 3D होता है वो बहुत ही एडवांस लेवल का होता है, ये याद रखना आप। इनका 3D बहुत ही एडवांस लेवल का होता है, ठीक है। इनके 3D से जो है ना, वो आप समझो कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, प्लस क्लाइंट, ये लोग नॉलेज लेते हैं। मतलब इस 3D से अगर आपको बिम का एक भी 3D मिल जाए तो आप सारी नॉलेज, ये सारे लोग नॉलेज ले सकते हैं, कैसे बनाना है, किधर बनाना है, कब बनाना है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो। तो इनका 3D कहने का मतलब, बिम का 3D होने का मतलब बहुत एडवांस लेवल होता है, और हम जो 3D समझते हैं वो समझते हैं सिर्फ रेंडरिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मेजर, आप कह सकते हो कि एक बड़ी लाइन बनी हुई है इनके बीच में, हमारे 3D समझने का मतलब और बिम के 3D होने का मतलब। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं 4D का मतलब। यहाँ पर 4D का मतलब हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ का ये समझ लेते हैं कि कौन से फेज़ में किस कंस्ट्रक्शन को करना है, पहले फेज़ में क्या आएगा, पहले 2 फेज़ में, 3 फेज़ में क्या आएगा, वो भी बिम के अंदर इंक्लूड होता है, उसको हम बोलते हैं 4D डिज़ाइन करना, ठीक है। ये 4D हो जाता है। 5D में आपका हो जाता है कॉस्ट प्लानिंग करना, ठीक है। वो सारी एस्टिमेट निकालना, किसमें कब पैसा लगेगा, कब लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग भी पैसा लगाना, कि 1 महीने के अंदर कितना पैसा लग जाएगा, 2 महीने में कितना लग जाएगा, किसको कितना देना है, वो सारी चीज़ें, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाता है 6D। 6D में हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग की। 6D में हम क्या बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग की, जैसे कि कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, कितना वाटर कंजप्शन हो रहा है, इन सब को लेके बात करना, ठीक है। इन सबको देखना, कंस्ट्रक्शन के वक्त भी और कंस्ट्रक्शन के बाद भी देखना कि बिल्डिंग कैसे यूटिलाइज कर रही है, कैसे लाइट को यूटिलाइज कर रही है, और कंस्ट्रक्शन के वक्त पे हम कम से कम वेस्टेज कर सकें, क्योंकि उसी को तो सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं ना, जीरो से लेके लास्ट तक कंप्लीट हो जाने को। और उसके बाद अगर 7D की बात करें तो 7D में आपका आ जाता है फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट, देखिए इन सब के बारे में अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल में बात करूं तो आप बोल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए प्लीज़ ज़रूर से कि आपको बिम के डिटेल में जानना है।
बिम को डिटेल में जानना है, ठीक, तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा इसके अंदर की डिटेल, बिम की और चीज़ें जो हम इसमें नहीं कवर कर रहे हैं वो सारी, क्योंकि अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, हम इसको अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसका कंप्लीट ओवरव्यू समझ रहे हैं, तो अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। तो अगर आप कमेंट करोगे बिम को डिटेल में जानना है तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जो कि काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब इसको समझते हैं और एडवांस लेवल पे ले जाके। तो यहाँ पर मैंने करता हूँ शीट को पीछे। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या डिज़ाइन कर सकते हैं बिम के अंदर, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D एंड 7D, ठीक है। तो यहाँ पर ना पूरे वर्ल्ड में, अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो पूरे वर्ल्ड ने क्या कर रखा है, इस बिम को ना, बिम जो इंडस्ट्री है, ठीक, इसको ना लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। किस में डिवाइड कर रखा है? लेवल्स में। जैसे कि लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में। क्या होता है ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? सबसे पहले समझिए, 2D और 3D को बोलते हैं लेवल 1, ठीक है, ये लेवल 1 इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद 4D एंड 5D हो जाता है लेवल 2 में इंक्लूड, और 6D एंड 7D हो जाता है लेवल 3 में इंक्लूड। समझ गए? तो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। अब इसके नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हुआ क्या है, आप ये देखिए, कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज़ हैं मैंडेटरी, जिन्होंने मैंडेटरी कर रखा है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। मतलब कि मुझे तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले जो आपके आ जाती है, आप ये समझो यूके, ठीक है। ये बोलती हैं कि भाई हमें बिम, आप जो भी काम करोगे उस कंट्री में जो भी काम होगा, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट, आप ये याद रखिए, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो बिम के ही काम को लेगी, मतलब बिम के ही 3D को लेगी, बिम के ही 2D को लेगी, 4D, मतलब बिम में काम करेगी। वहाँ की इंडस्ट्री कंप्लीटली बिम में काम करती है, ठीक है। तो यूके के अंदर जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है, जितनी भी प्लानिंग, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, वो बिम के अंडर होता है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मैंडेटरी वाले में कुछ एग्जम्पशन भी होते हैं, एक्सेप्शनल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी कंट्री ने ये बोल रखा होगा कि भाई हम 5000 स्क्वायर फीट से जो भी प्लॉट ऊपर होंगे ना, जो भी प्रोजेक्ट ऊपर होंगे, उसको ही बिम में इंक्लूड करेंगे। कुछ बोलेंगे कि हम सिर्फ पब्लिक बिल्डिंग को ही इंक्लूड करेंगे। तो वो अलग अलग इनके एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन जगह पर मैंडेटरी है। जैसे कि आपका यूके हो गया, आपका कोरिया हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं के नाम ले रहा हूँ जो आपने जनरली कंट्रीज़ के नाम सुन रखे होंगे, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड को नहीं कवर करने वाला हूँ इतनी छोटी सी वीडियो में, ठीक है। कोरिया हो गया आपका, उसके बाद आपका यूएस हो गया, आपका यहाँ पर हो जाएगा हांगकॉन्ग। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मैंडेटरी कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है सिंगापुर, उसके बाद आपका आ जाता है रशिया, उसके बाद आपका आ जाता है स्वीडन। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अडॉप्ट कर चुकी हैं, जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि भाई हमारी जगह मैंडेटरी होगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा लीडर है ना इन सब का, वो ये है, ये लीडर है, ये सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये एक अकेली एक ऐसी कंट्री है जो लेवल 2 के ऊपर जाने की सोच रही है। लेवल 2 क्या है हमारा? ये मतलब कि लेवल 2 के अब जो है वो काम बिम पे पहुंच चुकी है, लेवल 2 की इंडस्ट्री में पहुंच चुकी है, समझ रहे हो आप? बिम में लेवल 2 पे पहुंच चुकी है। बाकी ये जो कंट्रीज़ हैं वो लेवल 1 को बहुत अच्छे से अप्लाई कर चुकी है और लेवल 2 की तरफ जा रही है। फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अडॉप्ट, मतलब इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, मतलब गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग कर ली है, और गवर्नमेंट ने प्लानिंग करने के बाद इनके मतलब पूरे प्लानिंग को कर चुकी है, बस इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, जिसमें कि आपका आ जाता है स्विट्ज़रलैंड। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। इटली, बस आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली देख लो। न्यूजीलैंड एंड देन ब्राज़ील। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें प्लानिंग हो चुकी हैं। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बाकी है, ठीक है। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इन कंट्रीज़ में मैंडेटरी करना सिर्फ बाकी है, आप ये कहो। तो मैंने सिर्फ उन कंट्रीज़ के नाम के आपको बता रहा हूँ जिनके आपने नाम जनरली सुन रखे होंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाता है एडॉप्टेशन में, और ये हो जाता है आपका मैंडेटरी में। ये हैं जिनमें कि सबसे जो बड़ा जो है, सबसे लीडर जो है वो ये है। अब जैसे कि ये सिंगापुर है, अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि भाई हमारे पास सारे ही प्रोजेक्ट बिम के होंगे जो कि 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर के होंगे। तो ऐसे ना सब में कुछ ना कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे किसी कंट्री ने बोल रखा होगा कि सिर्फ पब्लिक बिल्डिंग को ही हम कंसीडर करेंगे, तो ये गवर्नमेंट ने ऐसे अनाउंस कर रखा है, समझ रहे हो। अब आप समझते हैं कि ये लेवल 1 हो जाता है, लेवल 2 हो जाता है, लेवल 3 हो जाता है। इंडिया कहाँ पर लाए करता है? वेयर इज़ इंडिया? तभी तो हम अपने बारे में समझेंगे ना, हमें तो इनके बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेवल 0, जिसे हम बोलते हैं 2D कैड प्लानिंग, ठीक है, कैड प्लानिंग, इसमें आता है इंडिया,
ठीक है, मतलब कि ये हो जाता है लेवल 0, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अब तक सिर्फ 2D को ही वो कर रखा है। जैसे आपको अब सैंक्शन करवाना होगा ड्राइंग, तो आप क्या दोगे, 2D प्लान ही देते हो ना, ड्राफ्टिंग ही देते हो ना। तो ये चीज़ लेवल 0 है। लेवल 0 कहाँ पर है, इंडिया में। अभी तक इंडिया में जो है वो लेवल 0 चल रहा है। आई होप कि अब आप ये समझ गए हो कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे अपने आप को, अपनी सैलरी को हाइक कर सकते हैं। अगर आप सैलरी पे हो या इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब समझिए इसको, यहाँ पर हम हैं इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहाँ से हम अपने आप को देखना स्टार्ट करते हैं। ये इंडिया है जो कि अभी के टाइम पर लेवल 0 पे है। देखिए, कुछ प्राइवेट फर्म्स हो सकती हैं जो कि बिम पे काम कर रही हो, बट वो प्राइवेट फर्म है, गवर्नमेंट ने हमें नहीं मांगा। और मैंने जो बाकी कंट्रीज़ का बताया था, बाकी आप कह सकते हो कि अदर कंट्रीज़ का जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है। फ़र्क है, समझ रहे हो आप। तो अदर कंट्रीज़ हम समझ लेते हैं, जितनी भी बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी हैं वो यहाँ पर है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, बिम को अप्लाई कर रखा है या फिर मैंडेटरी कर रखा है। ठीक है, या तो इम्प्लीमेंट कम्प्लीटली हो चुका है या प्लानिंग हो चुकी है, ये आप समझ लो। ठीक है, तो ये अदर कंट्रीज़ हो गए, ये हम हो गए बिम के मामले में। अब यहाँ पर आप समझो 3 वेज होते हैं, 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके कौन से हैं, यहाँ तक पहुँचने के, बिम तक पहुँचने के, उसको समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है फर्स्ट लेवल 1 तरीका, सबसे पहला पाथ। ठीक है, 3 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये आप समझ लो पहला तरीका, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो, ये मैं आपको अपने डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा अप्रोप्रिएट लेके मत चलना। सबसे पहला आ जाता है पहला तरीका। पहला तरीका क्या होता है कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि सब ने ही बिम को इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो इसलिए मैंने इसको अदर कंट्रीज़ में लिख दिया। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये क्या करती हैं, बड़ी बड़ी जो सबसे बड़ी फर्म होती है, सबसे बड़ी फर्म आप समझो, सबसे बड़ी फर्म, ठीक है, ये बड़ी फर्म जो होती है, ये क्या करती है, ये यहाँ पर ना हमें 2.5 से या 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी देती है। ठीक है, 2.5 गुना या फिर 3 गुना ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है। तो इंडिया वाले क्या करते हैं, वो चले जाते हैं बिम की तरफ इन कंट्रीज़ में। ठीक, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इन कंट्रीज़ में, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या होता है ना कि वो आपका तामझाम भी देख सकती हैं। जैसे कि आपका वीज़ा देखना है, एप्लीकेशन देखना, वहाँ पे कहाँ पर रहोगे, कैसे रहोगे, फ्लैट देना है, वो सारी चीज़ें वो बड़ी कंपनियां कर पाती हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है, वो आपको 2.5 गुना या फिर 3 गुना आपको सैलरी देती है। जो आपको इंडिया में मिलेगी, वहाँ से आपको 3 गुना सैलरी मिलती है। कहाँ पर, बाहर के कंट्रीज़ में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं। ठीक, फिर आ जाती है एक मिड साइज़ कंपनी। ठीक है, मिड साइज़ मतलब इनसे थोड़ी छोटी होगी लेकिन वो मिड साइज़ होगी। वो क्या करती हैं, वो कुछ दिमाग लगाती हैं। ये हो सकता है बड़ी कंपनियां भी करती हों या मिड साइज़ कंपनियां तो मेजरली प्रैक्टिस करती है। वो क्या करती हैं, वो ना अपना इंडिया में आती है और अपना सेम नेम का ना यहाँ पर ब्रांच खोल लेती है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच खोल लेगी, यहाँ पे ब्रांच खोल के, और कम से कम 50 से 250 के बीच में ना वैकेंसी निकाल के यहाँ पे लोगों को हायरिंग देती है और एक कंपनी स्टैब्लिश कर लेती है सेम इसी नाम से यहाँ पर। अब वो क्या करती है, यहाँ से प्रोजेक्ट उठा के लाएगी, इस ब्रांच को देगी, क्योंकि यहाँ पर इनके ही लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और लाके और हमसे ही काम करवाएगी, हमें ही हायरिंग करेगी, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में ना पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर कम में काम हो जाता है। तो इसलिए वो क्या करती हैं, अपना ब्रांच यहाँ पर खोल लेती हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पर सेंड करती हैं, फिर हम जो है यहाँ पर काम करके देते हैं। तो ये क्या करती है, हमें मतलब कि 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी देती है। ठीक है, 1.5 टाइम्स, आप ये कह लो 1.5 से 2 टाइम्स ज़्यादा सैलरी देती है। ठीक है, 2x टाइम्स जो है वो हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के सैलरी से। समझ गए आप। तो ये जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपना ब्रांच खोल रहे हैं, या हो सकता है कि ये भी अपना ब्रांच खोल लेती हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इनके पास तो सारी ही पावर है ना, तो सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं। ठीक, तो या तो ये आपको अपनी तरफ बुला लेगी या ये अपना ब्रांच यहाँ पर खोल लेगी। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी में खोलती है, ये याद रखिएगा आप, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मिड साइज़ वालों ने या फिर मेजर जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उन्होंने क्या किया, अपना एक ब्रांच खोला, उसमें एक वैकेंसी डाली, लोगों को हायर किया और यहाँ पर अपने ही बंदों को भेज दिया, और वही हमें मैनेज करते हैं और वो हमें 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हमें सैलरी प्रोवाइड करते हैं। फिर एक तीसरा तरीका हो जाता है, वो ये कि इंडिया वाले ही अपनी तरफ एक कंपनी खोल लें। जैसे मान लो कि मैंने ही अपनी एक कंपनी खोल ली, आर्किटेक्ट शादाब नाम से एक कंपनी खोल ली। ठीक, मैं क्या करूँगा, यहाँ बाकी के कंट्रीज़ में जाऊँगा और वहाँ से प्रोजेक्ट आउटसोर्स करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ छोटी कंपनियाँ होती हैं, बड़ी हो मिड साइज़ भी होती है, और इनसे सबसे बड़ी वाली जो होती है, ये क्या करती हैं, ये वाला रास्ता भी अप्लाई करती हैं। क्या करती हैं, ये अपने काम को आउटसोर्स कर देती हैं हम जैसे लोगों को, हम जैसी कंपनीज़ को। ठीक है, आउटसोर्स कर देना,
आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, बस हमारे मतलब इनके प्रोजेक्ट्स को हम हैंडल करेंगे। तो इसके लिए हमें बताना पड़ता है, जैसे कि आर्किटेक्ट शादाब अहमद इनको जाके बताएगा कि मेरे पास ना कम से कम 100 लोग हैं, 100 लोगों की कंपनी है, ठीक। अगर 100 लोग की है तो मुझे स्मॉल साइज़ के लोग जो हैं वो कैटर करेंगे, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि हाँ इनका काम हम 100 लोग कर लेंगे। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 500 लोग की कंपनी है, ठीक है, 500 लोग स्टाफ है मेरे पास, तो मेरे को कौन हायर करेगा, ये अपना काम आउटसोर्स कर सकती हैं। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 1000 की है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 500 लोग, 500 पीपल, जो भी लिखना है आप लिख लो। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फिक्स मत मानना, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी मेरी कंपनी होगी मैं उतनी ही बड़ी कंपनियों से आउटसोर्स करवा सकता हूँ अपने काम को, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अपनी सैलरी जो है मैं दूंगा सिर्फ 1.5 गुना, आप कह सकते हो 1.2 से 1.5। क्यों? क्योंकि मैं इंडियन ही हूँ, मुझे समझ में आता है यहाँ के क्या चीज़ें चल रही हैं, मेरा जो खर्चा है वो भी मेरे को समझ में आता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 1.2 से 1.5, मतलब इंडिया में जो सैलरी मिलेगी नॉर्मल आर्किटेक्चर फर्म में, ठीक है, नॉर्मल, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आर्किटेक्चर फर्म में ना आपको, क्योंकि आर्किटेक्चर फर्म एक मान लो आपको सैलरी दे रहा है 10,000, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 मिलता नहीं है, ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है, 10,000, मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा, आप बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो 10,000 आपको सैलरी मिली, 10,000 अगर आपको यहाँ मिल रही है, तो बिम इंडस्ट्री में अगर आप इस फर्म में जा रहे हो, बिम में, मैं बिम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये आउटसोर्स कर रही है, बिम का काम ले रही है, तो ये मुझे 1.5 गुना देगी। 1.5 गुना का मतलब हो जाता है कि मुझे यहाँ पर 15,000 मिलने वाले हैं, समझ गए। अगर मैं इन पे जाता हूँ, ये क्या कर रही हैं, इन्होंने बाहर की कंपनियों ने अपना ब्रांच यहाँ पर खोल रखा है, तो ये मुझे कितना देंगी, 20,000 तक दे सकती है। अगर आपकी सैलरी 10 है, अगर 1 लाख है तो आप उससे यहाँ पर आप ये कर सकते हो, ठीक। ये एवरेज सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, अब एक्सेप्शनल्स हो सकता है, एक्सेप्शनल हो सकता है, एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा, एक एवरेज सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी 10 है तो यहाँ पे आपको 15 मिल रहे हैं, ये 20 दे रहा है, और ये आपको 3 गुना ज़्यादा तक दे सकता है। मतलब अगर 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको 30,000 मिल जाएंगे, मतलब अगर 1 लाख यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको 3 लाख मिल जाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, बिम मतलब इंडिया में बिम की पढ़ाई करके वो यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, या वो इन कंपनीज के पास चले जाते हैं, या वो बिम में ही इधर चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बिम इंडस्ट्री आपको ज़्यादा पैसा दे रही है, क्योंकि इंडिया में अभी बिम आया नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ के लोगों को पढ़ा के इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दे के ये काम करवाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। बाहर क्या होता है, बाहर के लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही पैसे लेते हैं, तो इसलिए वो जनरली इंडिया को अप्रोच करते हैं, मतलब अदर कंट्रीज़ को अप्रोच करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा चीप में, सस्ते में काम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि अगर हमें बिम में जाना है, हमें बिम के पहले लेवल पे भी, मतलब कि अगर हमें मुझे इसमें भी जाना है, या इसमें जाना है, या इसमें जाना है, तो क्या करना होता है अल्टीमेटली, ठीक है, क्या करना होता है। तो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्कआउट हुआ है, ठीक। अब देखो गाइस, एक बार में ऐसे डायग्राम देखो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है और आप ऐसे लाइन से देखते हुए आ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि मुझे जाना है बिम में, मुझे बिम इंडस्ट्री में जाना है एज ए इंडिविजुअल, ठीक है। मैं एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट हूँ या अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल, ये आपका हो गया। मुझे बिम इंडस्ट्री में जाना है, तो बिम इंडस्ट्री ना आपसे 2-3 तरीके की कुछ एलिजिबिलिटीज़ मांगती है। अगर आपको जाना है, अगर आप अपना फ्यूचर देखते हो, यहाँ पर फ्यूचर देख रहे हो कि भाई मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए या मुझे ये इंडस्ट्री पसंद है, तो क्या होता है, सबसे पहले आप समझो, आप सिर्फ 3D नहीं बना रहे हो, आप 4D 5D सब कुछ बना रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ 3D का हम एडवांस वर्जन उसे बिम बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक आर्किटेक्ट को यहाँ पर वही जा सकते हैं, या तो वो आर्किटेक्ट हो, ठीक है, मतलब उसके पास आर्किटेक्चर की डिग्री हो, BArch लिख लेता हूँ मैं, BArch की डिग्री हो, ठीक है, इसको हटा देते हैं, या फिर उसके पास BTech सिविल की डिग्री हो, ठीक है, या फिर इनका छोटा भाई भी चलेगा। छोटा भाई कौन से हैं, वो है डिप्लोमा इंजीनियर्स, डिप्लोमा इंजीनियर्स, या फिर DArch किए हुए, मतलब कि DAA कर रखा हो आपने, या फिर आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा हो, समझ रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग CE, तो ये लोग भी आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में बिम में। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि आप एज ए इंडिविजुअल, या आपका बैकग्राउंड कहाँ से होना चाहिए, या तो BArch से, या BTech से, या फिर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर से, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से, यहाँ से आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ही आप बिम में जा सकते हो। ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट हो जाती है इंडस्ट्री में जाने की। दूसरी रिक्वायरमेंट, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो बोलती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो बोलती हैं कि मुझे ना 2 या फिर 2 ईयर्स का या फिर 3 ईयर्स का, ठीक है गाइज, राइटिंग को प्लीज़ वो मत देखना, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी लिखना पड़ा ताकि वीडियो लंबी ना हो। 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो आर्किटेक्चर फर्म के अंदर, प्लस आपको कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो बिम का एक्सपीरियंस हो। ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद ही आप बिम इंडस्ट्री में कंपनी आपको हायर करेगी,
ठीक है, ये 2 एलिजिबिलिटी। ये बढ़ भी सकता है कि यहाँ पे 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस को ले रही हो, यहाँ पे 2 साल के एक्सपीरियंस को ले रही हो, मतलब कि वो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगती ही मांगती है। ठीक है, चाहे आप इससे आओ चाहे इससे आओ, या तो आपने अपनी इंडस्ट्री में 2 से 3 साल काम कर रखा हो प्लस बिम में काम कर रखा हो, क्योंकि बिम की नॉलेज अलग चाहिए होती है, ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो आप 3D बना रहे हो, तो 3D में ना आपको जैसे प्लम्बिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम पाइप्स भी तो देखते हैं ना, पाइप्स देख रहे हैं, सिविल वर्क भी देख रहे हैं। भले ही आपका डिपार्टमेंट जो है वो इंडिविजुअल हो, लेकिन फिर भी आप इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी उसी को तो बिम बोलते हैं कि आप एडवांस कर रहे हो। सिर्फ 3D बनाने को बिम थोड़ी बोलते हैं, सिर्फ रेविट सीखने को थोड़ी बिम बोलते हैं, बहुत एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं जो फ्रेशर्स को भी टाइम देती हैं, मतलब फ्रेशर्स भी जा सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो समझ लीजिए। फ्रेशर्स के लिए होता है या तो आपके पास डिग्री हो, मतलब एक तो आपके पास डिग्री हो, एक है ना, या तो नहीं, ये तो मैंडेटरी है, एक तो डिग्री हो, किसकी, इनमें से किसी भी चीज़ की डिग्री हो। ठीक है, ये डिग्री होनी चाहिए, प्लस वो बोलती है कि आपके पास ना इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडस्ट्री का, बिम इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कैसे मिलता है ये समझिए। सर्टिफिकेट के लिए क्या होता है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बोल लो, ठीक है, प्राइवेट कोचिंग बोल लो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, जो आपको बोलना है बोलो। ठीक है, वो क्या करती है ना, वो इंडस्ट्री की नॉलेज देती हैं, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देती है, नॉलेज कह रहा हूँ, ट्रेनिंग देती है। 6 महीने 3 महीने की आपको ट्रेनिंग देगी, बिम की ट्रेनिंग देगी। ठीक है, फिर वो अपना कुछ फीस चार्ज करती है, मतलब आपके हम डिग्री कर ली, उसके बाद आप ट्रेनिंग ले लो 2 से 3 महीना या 6 महीना जो भी होगा, वॉटएवर, जो वो जितने भी आपको महीने में आपको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं बिम की। ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट लेना है, एक तो सर्टिफिकेट लेना है आपको यहाँ से, और एक डिग्री लेना है, उसके बाद आप एज ए फ्रेशर इसमें जा सकते हो। ठीक, तो मतलब इनके ऐसे 2-3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, वो आप सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको जो मेरे को अब तक पता है वो मैंने आपसे शेयर किया है इस पूरे ही वीडियो में, जो अब तक मुझे पता है। बाकी अगर आपको बिम को डिटेल में जानना है तो मैंने आपको बोल दिया है कि आप कमेंट कर देना, याद रखो, आप कमेंट कर देना अगर आपको बिम को डिटेल में जानना है तो। सिर्फ बिम के बारे में, अभी तो हम ये पूरे स्कोप की बात कर रहे हैं, पूरे काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं इंडिया में इसका क्या स्कोप है। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, अभी तक इंडिया में एक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पहली बात तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये आप देखो, ये बाहर की कंट्रीज से अभी तक जनरेट हो रही है। मैंने आपको बताया था ना लास्ट पेज पे क्या, कि ये बाहर की कंट्री से इम्प्लीमेंट हो रही है, बाहर की कंट्री से ये सारा अभी आ रहा है। ठीक है, अभी इंडिया में तो बाकी है, इंडिया में इम्प्लीमेंट होना बाकी है, बिम को इम्प्लीमेंट होना बाकी है, प्लस बाहर का काम तो आ ही रहा है, मतलब अदर कंट्री से काम तो आ ही रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी आज की डेट में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई क्या है, बहुत कम है। ठीक है, मतलब ये बहुत बूमिंग इंडस्ट्री जो आप कहते हो ना, बूमिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसे ही एक बार ये इंडिया में इंप्लीमेंट हो गया, बिम सिर्फ इंडिया के प्रोजेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ, एक बार इंप्लीमेंट हो गया, एक बार गवर्नमेंट ने बोल दिया, तो काम तो 4 गुना हो जाएगा। आप ये समझो 4 गुना, क्योंकि अब हर एक छोटे फर्म को भी ना, छोटे आर्किटेक्चर फर्म को भी फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो बिम वालों को रखना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, बिम वालों को रखना पड़ेगा। अभी इंडिया में सिर्फ वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो क्लाइंट बिम के पैसे देते हो, क्योंकि आप समझ रहे हो, आप एज ए आर्किटेक्चर फर्म आपने खोल रखा है बिम का, तो आप सैलरी लोगों को ज़्यादा दे रहे हो, तो आप क्लाइंट से भी तो ज़्यादा ही चार्ज करोगे ना, तभी तो आप अपने स्टाफ को चार्ज दे पा रहे हो। समझ रहे हो? तो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो समझ में आए होंगे। एंड गाइज, इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म।